सीट होने के बावजूद, सबसे अधिक मंत्री उस क्षेत्र से रहने के बावजूद, प्रधानमंत्री का उस क्षेत्र से होने के बावजूद इस बार जो मंत्रियों की लिस्ट आई है उसमें बड़ा ही सामंजस्य बिठाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगर नरेंद्र मोदी को ये आए तो इसका मतलब है कि राम मंदिर वाला लहर जो है या तो उनके विरोध गया है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार में, देश में राम मंदिर वाला जो लहर है वो नजर नहीं आ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीतर की बात में चर्चा हम करते हैं राजनीतिक गलियारे के अंदर खाने में हो रही जो सुगबुगाहट है उस पर। हमारे साथ बाबा हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से देश में बन गई है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे शपथ जो है वो ग्रहण करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए। लेकिन इसके पहले मोदी कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर बनेंगे, किनके नाम की चर्चा है, लिस्ट क्या है, किसमें बड़े बदलाव हुए हैं, क्या पुराने पैटर्न पे ही नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में मंत्रियों को जगह दे रहे हैं या फिर उनके विभाग बदल जाएंगे। मोदी 3.0 में मोदी क्या बदलाव करेंगे कैबिनेट में ताकि 29 तक उनकी सरकार जो है वो डगमगाए नहीं। चलिए भीतर की बात पर चर्चा करते हैं बाबा के साथ। बाबा, 72 मंत्रियों का लिस्ट पहुंचा है आपके पास में। कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी बड़ी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं? देखिए रत्नेश, हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं और आपने सुना भी होगा कि इनको फ़ोन चला गया, उनको फ़ोन चला गया, उनको फ़ोन चला गया, इस तरह की बातें की जा रही है और ये संभावनाएं हैं। मीडिया का काम होता है कि संभावनाओं पर अपनी बातों को रखना, लेकिन हम उन फैक्ट्स पे नज़र रख रहे हैं कि आखिर जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरह से किस राज्य ने इस बार नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 240 सीटों पे यदि प्रधानमंत्री बन रहे हैं 32 सीट कम होने के बावजूद, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या गलतियां की हैं जिसे सुधारेंगे। उन्होंने कहा भी है आगे कई राज्यों में चुनाव हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को करना है। बहुत सारे राज्य नरेंद्र मोदी के हाथ में आए हैं जिनको आप अब तक वो कहा जाए कि गिफ्ट नहीं दे पाए थे, उसको गिफ्ट देना है। 2 राज्य ऐसे हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उनको कैसे समझाना है। ये सारी बातें, कितने लोग मोदी पर भरोसा करके हार गए हैं, उन पर भरोसा करना है। तो कई लोगों ने कम सीटें होने के बावजूद नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन किया है। ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। 2014-2019 के तरह का स्वरूप नहीं है। विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंडेट ही नहीं मिला है। सरकार कभी भी हम गिरा सकते हैं। बिल्कुल, 99 सीट पाने वाले जो 100 भी नहीं पहुंच पाए, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य दल हैं, एनडीए के घटक दल, वो सभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी किसी को भी 1 इंच दाएं बाएं होने नहीं दे रहे हैं। सबके साथ उठना बैठना, खाना पीना, चर्चा करना, आगे की रणनीति बनाना, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में आज जब शपथ ग्रहण की बात सामने आई और आज जब शपथ ग्रहण होगा उससे पहले कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दिल्ली में हैं, लगातार उनकी बातचीत हो रही है। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अपने आवास पे हैं, चिराग पासवान वहाँ से अपने आवास से निकल चुके हैं, राजघाट लोगों को जाना है, वहाँ जा कर के मत्था टेकना है। इसके अलावे और भी कई तरह की बातें होंगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये सही बात है कि उन लोगों को फ़ोन जाना शुरू हो चुका था जो लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे या उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। आपको पता है कि 8000 के आसपास, कल ही हम और चंदन जी चर्चा कर रहे थे कि 8000 से ज़्यादा लोग इस बार शामिल होंगे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में। इन सारी बातों को लेकर के अब जो हमारे पास लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से बहुत सारी ऐसे नाम जो हैं वो हम जो चर्चा कर रहे थे उसी पर आधारित हैं। जिन नामों की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन देश भर की चर्चा हमने नहीं किया। हम बिहार की चर्चा तो करेंगे, लेकिन बिहार के अलावे कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा कि जब ये रिजल्ट आया था और यूपी ने, बंगाल ने नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं निराश किया था, तो निराश होने के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ फैसले लिए हैं, उस फैसले पर भी चर्चा करेंगे हम। और ये भीतर से निकाली हुई खबर है जो बहुत लोगों के पास नहीं है।
ये खबर एकदम बिल्कुल इंटरनल खबर है और इसी खबर के आधार पर जहां हमारा मानना है कि इसी के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश वो राज्य होगा जहां 80 सीट होने के बावजूद, सबसे अधिक मंत्री उस क्षेत्र से रहने के बावजूद, प्रधानमंत्री का उस क्षेत्र से होने के बावजूद इस बार जो मंत्रियों की लिस्ट आई है उसमें बड़ा ही सामंजस्य बिठाया गया है और अलग अलग दलों को प्राथमिकता दी गई है। मजबूरी है कि 2 ऐसे नाम हैं जिनको देना जरूरी था जातीय समीकरण के तहत, वरना आपको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। जो उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी के साथ इस बार फैसला किया है वो फैसला पच नहीं रहा है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां होगी, वो अलग से हम चर्चा करेंगे। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अगर नरेंद्र मोदी को ये आए तो इसका मतलब है कि राम मंदिर वाला लहर जो है या तो उनके विरोध गया है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार में, देश में राम मंदिर वाला जो लहर है वो नजर नहीं आ रहा है। अंडर करंट हो सकता है लेकिन लहर वो चाहिए एकदम एक जो होता है क्लीन स्वीप वाला, वो नजर नहीं आ रहा रहता तो शायद आज अयोध्या में बीजेपी जीत गई होती। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे ज्यादा अगर कहीं फेल हुए हैं पूरे देश भर में तो हम वहीं फेल हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम भी फेल हुए हैं क्योंकि हमने कहा था कि 50 से अधिक सीटें रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्थिति यहाँ जस्ट रिवर्स हो गई, आधे आधे पर आकर के टिक गए, 40 सीट भी नहीं ला पाए। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं समस्याएं हुई है। तो वहाँ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन चीज़ों में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह एक नाम ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बनारस से जीते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री वो बनेंगे ही, उनके नाम की तो सबसे पहले घोषणा हो चुकी है। लेकिन बाकी के नाम को तय करना प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार में शामिल है। तो राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता है जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना निश्चित है। तो एक नाम उनका होगा राजनाथ सिंह का, दूसरा नाम जितिन प्रसाद का होगा। जातीय समीकरण को बैठाने के लिए उनका नाम जरूरी हो गया है। उसके अलावे 2 नाम और उत्तर प्रदेश से है। ये पहली बार है कि इतना छोटा मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होने जा रही है, जिसमें अपना दल की प्रमुख रहेंगी अनुप्रिया पटेल। तो इसके साथ साथ जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख भी होंगे। आपको याद होगा कि उनके जो जयंत चौधरी जो हैं उनके दादाजी को इस बार भारत रत्न भी मिला है। जी 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 जी। तो उनको शामिल किया जा रहा है। इसके अलावे अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने भी कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है नरेंद्र मोदी को। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फिर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, बहुत सारी बातें हैं, वहाँ का समीकरण बहुत गड़बड़ाया हुआ है। इसलिए शायद वहाँ पर जो वहाँ के जो मुख्य उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोशिश किया था कि इस्तीफा दें, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो नाम आ रहे हैं इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी सबसे बेहतर मंत्रियों में से एक गिने जाते हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना बहुत जरूरी था। तो वहीं पीयूष गोयल भी भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ में की एक हड्डी हैं, इसलिए उनका भी होना था। और प्रताप राव जाधव का नाम जातीय समीकरण के आधार पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये 3 नाम जो हैं वो आ रहे हैं महाराष्ट्र से। अगर आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री के वहाँ दावेदार भी थे, मुख्यमंत्री रहे भी हैं और आगे भी मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी बनती थी, लेकिन वहाँ मोहन यादव को बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 2 नाम बड़े नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावे अगर बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक एक सीट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आंध्र प्रदेश में आपको पता है कि आगे भी रीशफल होगा, अभी बहुत सारी बातें चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं हो पाई है, इसलिए पहले खेप में सिर्फ एक दोनों खेमे से मंत्री होंगे। हालांकि आपको पता है कि वो एक जनसेना है या पवन कल्याण वाली जनसेना को भी शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन वो सेकेंड फेज में उसको किया जाएगा। अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया था, इसलिए लिस्ट जो हमारे पास है वो 72 की नहीं बल्कि लगभग 50 लोगों की लिस्ट हमारे पास है। 22 लोगों का अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल में 72 लोग हैं जी, 72 लोगों के शामिल होने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल 40 लोगों का बिल्कुल पिछले 3 दिन से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, जब से बैठक हुई है एनडीए की तब से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में दिग्गुबती पुंदेश्वरी बीजेपी से, तो वहीं किंजरापू राम मोहन नायडू टीडीपी से उनका नाम सामने आ गया है। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश से ही जो
लोकसभा के अध्यक्ष का कुर्सी हो या उपाध्यक्ष का कुर्सी हो, एक कुर्सी जरूर मिलेगी। अच्छा, मतलब ऐसी PDP संभावना की पहले से ही मांग थी। बिल्कुल ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर बात आप करते हैं तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ के नेताओं को बूस्ट करेगी, गिफ्ट देगी। तो उस गिफ्ट में 2 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें जितेंद्र सिंह बीजेपी से है और जुगल किशोर शर्मा बीजेपी से है। ये भी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है और यहाँ जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों को एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। बात असम की करें तो यहाँ सर्बानंद सोनोवाल, जिनका नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहे जाते हैं। किरण रिजिजू, आप जानते हैं कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं और इनका एक बड़ा प्रभाव है असम में। असम में चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा बिजुली कलिथा मेथी, इनका बीजेपी से है। और तो वहीं विप्लव देव का भी नाम एक बड़ा नाम है, जिनको भारतीय जनता पार्टी असम से मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। जिन जगहों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के मंत्रिमंडल लिस्ट तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जिन राज्यों में उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है उन राज्यों को बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है। 2025 में बिहार का हम बार बार बता रहे हैं कि बिहार की हम बताएंगे, लेकिन सबसे पीछे बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लिस्ट आपके सामने भी आए होंगे, लेकिन हमारा लिस्ट लगभग फाइनल लिस्ट है और ये लिस्ट एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। वहीं बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 0 से वहाँ अंक में आई थी और इस बार भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से किशन रेड्डी का नाम सामने आया है मंत्रिमंडल के लिए। तो वहीं एटाला राजेंद्र का भी नाम आया है, DK अरुणा का नाम भी इसमें शामिल है, तो D अरविंद का भी नाम शामिल है और बंडी संजय का भी नाम शामिल है। ये सभी बीजेपी से है। इन सभी लोगों का नाम शामिल किया गया है। देखना इसमें होगा कि इसमें से जो 5 नाम हैं, इन 5 नामों में से 1 या 2 नाम इसमें से हटाए जा सकते हैं। महिला और पुरुष को मिला करके इसमें कहा जा रहा है कि रखा जाएगा। आगे हम अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाएगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी चल रहा था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उड़ीसा में भी सरकार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको बहुमत आया है। मनमोहन सामल का नाम आ रहा है बीजेपी के तरफ से। ये नाम उड़ीसा से हमारे सामने आ रहे हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़े नेता हैं, वहीं दुष्यंत सिंह भी एक बड़े नेता हैं, राजघराने से इनका संबंध भी रहा है। इनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आशान्वित है और इनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात की जा रही है। केरल जो एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ नहीं जमा पा रही थी, तो यहां से सुरेश गोपी का नाम सामने आया है। तो बंगाल जो इस बार फिर से लेट डाउन किया है भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ से सिर्फ एक नाम शांतनु ठाकुर का बीजेपी ने आगे किया है और ये मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दग्गुबती पुंडेश्वरी जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो किंजरापू मोहन जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इन दोनों को मौका मिला है इस मंत्रिमंडल का हिस्सा होने की, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। अब हम आते हैं बिहार पर। बिहार सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं। कई लोग तो एक से एक चुनावी पंडित जो हैं वो नया नया समीकरण गढ़ रहे हैं। जब 2024 के साथ 25 का चुनाव नहीं हुआ तो किस आधार पर कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव पहले हो सकता है। हो सकता है कि लोकसभा का ही चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव के साथ हो जाए, 29 वाला। बहुत सारी संभावनाएं हैं। या हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं, कल रिजाइन कर दें। नीतीश कुमार भी शपथ ले ले विधानसभा, नीतीश कुमार भी शपथ ले ले, वहाँ प्रधानमंत्री का रिजाइन करके फिर आए मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन जिसका बेस ही नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा और आपका विशेषाधिकार नहीं है। और सरकार विधानसभा भंग करने का, चुनाव कराने का अगर कोई माने वैलिड तर्क है तो निश्चित रूप से लगता है 2024 के चुनाव के साथ कराने का एक तर्क था, लेकिन कि नीतीश कुमार अब तो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। अब नीतीश कुमार को हिलाने वाला कोई है क्या 2025 तक? क्यों डाउन करेंगे भाई? मात्र 43 विधायक जीत करके जिस तरह से वो परेशानी में थे, आज 12 सांसद जीत करके वो केंद्र की सत्ता चलाएंगे, यहीं बैठ करके स्टीयरिंग घुमाते रहेंगे। नमन जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि जो ड्राइविंग वाला गाड़ी होता है सिखाने वाला, उसमें 2 क्लच, दो ब्रेक होता है। एक जो ट्रेनिंग देता है उसके पास वो ब्रेक रहता है कि दाएं बाएं इधर उधर कीजिएगा ना तो ब्रेक मार देगा। कई जगहों पे तो स्टीयरिंग भी 2 होता है। स्टीयरिंग भी 2 होता है। तो
तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में है तो वो काहे चाहेंगे कि भंग हो जाए भाई। उस विधानसभा तक के लिए उनके पास मौका मिलेगा अपनी पार्टी को बूस्टअप करने का, तैयारी करने का। यही बात आप समझ लीजिए कि इस बात को लेकर के अब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में बहुत प्रासंगिक हैं और पिछले 20 साल के बाद ये पहला अवसर है कि नीतीश कुमार इतना ज़्यादा मजबूती के साथ केंद्र की सरकार में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। जी खूंटा गाड़ दिया उन्होंने। हम ये भी बता रहे हैं, कल से चर्चा हमारी हो रही थी, चंदन जी ने भी एक बात कहा जो दिल्ली से उनको इनपुट था उसके आधार पर कि 3-3 जो हैं वो दोनों तरफ से शामिल हो सकते हैं मंत्री। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है कि जदयू के तरफ से एक और बढ़ सकते हैं, यानी 3 की जगह पर 4 भी हो सकते हैं। बिल्कुल 8 लोगों की चर्चा चल रही थी, ये 10 लोग भी हो सकते हैं। वो कौन से 10 लोग होंगे हम आपको बताते हैं। संभावित लोगों की जो लिस्ट हमारे पास आई है और जिस लिस्ट पर चर्चा हो रही है उसमें फाइनल अगर देखा जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम एक बार फिर से आ गया है। राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ साथ राधा मोहन सिंह का नाम चल रहा है। ये सेकंड फेज में होंगे ये सभी लोग? जी नहीं, फर्स्ट फेज की मैं बात बता रहा हूँ। फर्स्ट फेज की हम फर्स्ट फेज की बात बता रहे हैं, जो 50 से अधिक लोग शपथ लेंगे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो लिस्ट अब तक फाइनल हो गया है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी और राधा मोहन सिंह दोनों का नाम लिखा हुआ है। इसमें से दोनों एक राजपूत समाज से शामिल किए जा सकते हैं, बिहार से, क्योंकि राजपूत समाज ने इस बार जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखाया है। इसके अलावे संजय जायसवाल जो वैश्य समाज से हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वैश्य समाज काफी नाराज था। इसके बावजूद भी 2 जगह से जिता करके लाया है, एक तो सीतामढ़ी और शिवहर। ये 2 जगह काफी लोग परेशान थे। वैश्य उम्मीदवार भी उतार दिया था लालू प्रसाद ने, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये बात जाकर के कहते हैं अमित शाह कि मैं भी तो बनिया का बेटा हूं, आगे आप इन लोगों को जिताइए, बहुत कुछ मिलेगा। तो एक नाम तो जो मेरे सामने आया है वो है संजय जायसवाल का। काफी मजे हुए नेता है, 4थी बार जीत करके आए हैं, तो इनको इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, ये बातें चल रही है। बाकी यादव समाज से कहें तो ये नाम तो बिना किसी हील हुज्जत के, इनको भी नित्यानंद राय को ऑलरेडी अमित शाह ने कह दिया था कि इनको भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। बात अगर ललन सिंह की करें तो भूमिहार समाज से इनका नाम सामने आ रहा है, क्योंकि भूमिहार समाज से उधर से भी नाम आ रहा था 2 लोगों का, लेकिन ललन सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल करना दोनों ही खेमे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो सरकार का जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। दूसरा, अगर मंत्रिमंडल में ललन सिंह को शामिल नहीं करते हैं तो ललन सिंह की नाराजगी फिर से एक बार भंडोल कर सकती है, खेल गड़बड़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ललन सिंह का नाम है। इसके अलावा सुनील कुमार कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं कौशलेंद्र कुमार का भी नाम आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को, लौकुश में से किसी एक को दिया जाएगा, और लौकुश में से एक को मौका तब दिया जाएगा अगर कौशलेंद्र कुमार को मौका दिया जाता है तो ये मान के चलिए कि एक नाम जो हम अब सबसे लास्ट में बताने वाले हैं उनकी लॉटरी लग गई है। रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है, क्योंकि इनके पिताजी को अभी हाल फिलहाल में भारत रत्न दिया गया है और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो इनको दिया गया है। एक संजय झा का ब्राह्मण के तरफ से नाम आ रहा है, तो संजय झा के साथ साथ नाम 2 और आ रहे हैं। एक गोपाल जी ठाकुर का आ रहा है और एक आ रहा है जो विधानसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर, उनका नाम एक आ रहा है। वो भी जीत करके सीतामढ़ी से गए हैं और एक मजबूत जीत उन्होंने दर्ज की है, क्योंकि उनके भी जीत की संभावनाएं बहुत कम हो गई थी, वहाँ परिस्थितियां बहुत बदल गई थी उनके विरोध। जीतन राम मांझी का तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दलित से दूसरा चेहरा जो है वो चिराग पासवान का है, ये भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है उपेंद्र कुशवाहा का। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि फोन नहीं गया है उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को कई बार फोन नहीं गया है, लेकिन अंत में उपेंद्र कुशवाहा वही नजर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लोग जो हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, नमन जी से बात होने के बाद, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आ रही थी। इसका मतलब सीधे है, और जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मिले हैं वो भी आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ये गलती हो गई उपेंद्र कुशवाहा को नज़रअंदाज करने का, तो इसका खामियाजा 2025 में भुगतने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनके पास ऑप्शन ऑलरेडी ओपन है, तैयार है दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ कुशवाहा समाज से को प्रतिनिधित्व मिला है और जीत करके भी आए हैं, बड़ा भरोसा, दोनों बात हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए कुशवाहा समाज एनडीए से कितना नाराज है कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए, उसके बाद संतोष कुशवाहा हार गए। ये दो नेता जब हार गए
तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या होगा। एक मात्र सुनील कुमार के जीतने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। सुनील कुमार का इतना बड़ा कद भी नहीं है कि वो कुशवाहा समाज के नेता हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नज़रअंदाज करके वो फायदे में रहना चाहते हैं कि घाटे में रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का नाम एक बड़ा नाम है जो मंत्रिमंडल की तरफ हम देख रहे हैं। ये स्वरूप है इस देश भर में। बाकी की लिस्ट जैसे ही आती है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं 7 बजे से पहले, वो भी फाइनल लिस्ट हम आपको बता देंगे। चलिए देखिए, तो 40 संभावित मंत्रियों की लिस्ट बाबा ने आपको बताए। उत्तर प्रदेश से कितने होंगे, साथ ही साथ बंगाल से कितने होंगे, और उसके बाद अगर बातचीत की जाए मध्य प्रदेश से कितने होंगे, यानी कि ओवरऑल सभी राज्यों के जो मंत्रियों की लिस्ट है जिनको चाय पर बुलाया गया है। इस वक्त बैठक चल रही है, जिम्मेदारी बांट दी गई है, वहीं पर सिग्नेचर भी हो जाएगा और सब कुछ फाइनल होने के बाद शाम 7 बजे वो तैयार होकर पहुंच जाएंगे शपथ लेने के लिए। बड़ा दिन है आज देश की राजनीति के लिए। चर्चाएं भी लगातार हम भारत लाइव के माध्यम से करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।